बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अब्रार अहमद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 की, और उसमें हमारे टॉपिक का नाम है बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, यानी कि बायोलॉजी और इंसानियत की खिदमत। कि बायोलॉजी जो है वो किन तरीक़ों से इंसानियत की खिदमत कर रही है, ठीक है, उनके लिए बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो बायोलॉजी का क्या किरदार है इंसानियत की बेहतरी के लिए, इंसानियत के यानी कि इंसान के स्टैंडर्ड को बुलंद करने के लिए या जानदारों के स्टैंडर्ड को बुलंद करने के लिए जो बायोलॉजी है वो क्या किरदार सरअंजाम दे रही है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, यानी कि बायोलॉजी और इंसानियत की खिदमत। अब बायोलॉजी जो है वो तीन बड़े मेन यानी कि उसके तरीके हैं जिसके ज़रिए वो इंसानियत की खिदमत कर रही है। तो वो तीन बड़े मेन तरीके कौन से हैं? एक है फूड प्रोडक्शन, कि जो बायोलॉजी है वो खुराक की पैदावार में इजाफा करके इंसानियत की खिदमत कर रही है। नंबर 2 डिजीज कंट्रोल, यानी कि बीमारियों को कंट्रोल करके। एंड नंबर 3 प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो माहौल है उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसका बचाव करके इंसानियत की खिदमत कर रही है। तो अब ये जो तीन बड़े मेन यानी कि तरीके हैं, नंबर 1 फूड प्रोडक्शन, नंबर 2 डिजीज कंट्रोल एंड नंबर 3 प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें से हम सबसे पहले को देखते हैं, यानी कि फूड प्रोडक्शन, कि जो बायोलॉजी है वो फूड प्रोडक्शन में क्या किरदार अदा कर रही है। बायोलॉजी जो है वो फूड प्रोडक्शन में क्या किरदार सरअंजाम दे रही है। तो जो बायोलॉजी है ये जो खुराक की मौजूदा इकसाम है, यानी कि पौधों और जानवरों की जो खुराक के ज़राए हैं उनकी जो मौजूदा इकसाम है उनके अंदर बेहतरी पैदा कर रही है और नई इकसाम के जानदारों को पैदा कर रही है ताकि खुराक में क्या हो सके, इजाफा हो सके। क्योंकि आज दिन ब दिन हर गुजरते दिन के साथ साथ इंसान की पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है, तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जो ज़मीन है या जो वसाइल हैं वो उतने ही हैं, तो खुराक की कमी हो रही है। तो जो बायोलॉजी है वो खुराक के अंदर क्या कर रही है, इजाफा कर रही है, ठीक है, ताकि हर शख्स को क्या मिल सके, खुराक मिल सके। ठीक है, तो इसमें फूड प्रोडक्शन यानी कि इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज एंड डेवलपिंग न्यू वैरायटीज, कि जो बायोलॉजी है ये मौजूदा इकसाम में बेहतरी पैदा कर रही है और नए इकसाम पैदा कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुराक हासिल हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुहैया की जा सके। तो अब वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए जो खुराक में इजाफा किया जा रहा है, वो कौन से तरीके हैं? तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं, दैट इज़ द सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं अपनी पसंदीदा खसूसियात वाले जानदारों में नस्ल कशी करवाना। ब्रीडिंग का मतलब होता है जिनसी तौलीद करवाना, ठीक है। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे जानदार जिनकी खसूसियात हमें बहुत पसंद होती हैं या अच्छी लगती हैं, हम उन जानदारों की आपस में जिनसी तौलीद कराते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, जबकि जिन जानदारों की खसूसियत हमें अच्छी नहीं लगती उनकी ब्रीडिंग रोक देते हैं। तो इस तरह चंद नस्लें गुजरने के बाद जो अच्छी खसूसियात वाले जानदार होते हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जबकि जिनकी हम ब्रीडिंग नहीं करवाते, जिनकी हमें खसूसियात पसंद नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता उस इकोसिस्टम से, उस इलाके से ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह हमने क्या किया, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई। सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा के हमने गाय, भैंस, बकरी या मुर्गी वगैरह जो है इनकी तादाद में क्या करवाया है, इजाफा, और उनके अंदर वो खसूसियात है जो हमें पसंद है। मिसाल के तौर पे ज़्यादा दूध देने वाली जो भैंस, बकरी, गाय वगैरह है, या ज़्यादा जो अंडे देने वाली मुर्गी है, या ज़्यादा गोश्त देने वाले जो हैं वो मुर्गियाँ या गाय भैंस वगैरह जो है, ठीक है। इस तरह हमने अपनी पसंदीदा खसूसियात उनके अंदर क्या करवा दी हैं, पैदा करवा दी। किसके जरिए? सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए। नंबर 2 जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जीन्स को चेंज करके, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग दरअसल बायोलॉजी के अंदर ऐसी ब्रांच आप कह सकते हैं उसको, जिसमें हम किसी जानदार में से, या पेशा आप उसे कह सकते हैं, जिसमें हम किसी जानदार में कोई जीन दाखिल कर देते हैं, निकाल देते हैं, या उस जीन को मरम्मत कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो ये तमाम तरीके किस में आते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या किया, हमने जानदारों में जीन्स ही चेंज कर दिए, ठीक है, जिसके जरिए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। कौन से? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका डीएनए चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म हैव ओरिजिन डीएनए, यानी कि ऐसे जानदार जिनके अंदर डीएनए दाखिल कर दिया जाता है किसी और जानदार का, ठीक है। तो अब उसका अपना जेनेटिक मेकअप चेंज हो चुका है, तो इस वजह से उस जानदार को क्या कहा जाएगा? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जानदारों में जीन दाखिल किए। वो कौन से जीन? जो हमें पसंद है, ठीक है। मिसाल के तौर हम चाहते हैं कि एक ऐसा पौधा हो जिसके ऊपर बीमारियों का कम हमला हो,
तो हमने क्या किया, हमने जो डिजीज रेजिस्टेंट जीन था वो उस पौधे के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो अब जो डिजीज रेजिस्टेंट जीन है वो पौधे के अंदर दाखिल कर दिया, तो ये हमने बाहर से दाखिल किया है, तो अब वो क्या होगा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हो चुका है, उसके ऊपर बीमारियों का हमला बहुत कम होगा। ठीक है, इसी तरह हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हुए क्लोनिंग की। अब ये क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग में क्या किया जाता है, एक सेल से उसी जैसा एक नया जानदार बना दिया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक जानदार है, मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, मैं चाहता हूं सेम टू सेम इसी जैसा एक और जानदार पैदा हो। ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, उस जानदार के जिस्म से एक सेल लूंगा, उस सेल के अंदर से न्यूक्लियस निकाल के उसको किसी दूसरे फर्टिलाइज्ड एग में दाखिल करके, ठीक है, उससे एक मुकम्मल उसी जैसा एक नया जानदार बना लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमने उसी जैसी प्रॉपर्टी वाले जानदारों को बनाना शुरू कर दिया, जिसके पास ज्यादा बेहतर खुसूसियात थी, जो ज्यादा खुराक देता था। इस तरह से खुराक में क्या होता गया, इजाफा होता गया। ठीक है, यानी कि क्लोनिंग के अंदर आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लोनिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हमने आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स को बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही हमने टिश्यू कल्चर को इस्तेमाल किया। टिश्यू कल्चरिंग में हमने क्या किया कि एक जानदार या एक पौधे से हमने एक छोटा सा टिश्यू लिया, उसको एक ग़िज़ाई मादे में रखा। ठीक है, यानी कि सपोज दैट दिस इज अ बीकर, और इसके अंदर वो तमाम ग़िज़ाई मादे मौजूद हैं जो किसी भी टिश्यू की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो हमने किसी पौधे का जिसकी हमें खुसूसियत बहुत पसंद है, हमने उसके जिस्म से एक छोटा सा टिश्यू लिया, उसको उस ग़िज़ाई मीडियम में रख दिया। ठीक है, वो उस ग़िज़ाई मीडियम को इस्तेमाल करेगा, आहिस्ता आहिस्ता अपनी साइज़ में इजाफा करता जाएगा और कैलस बन जाएगा, और जो कैलस है इसको उठा के एक और बीकर में रख दिया जाएगा जिसके अंदर हार्मोन्स वगैरह मौजूद होंगे जो इसकी ग्रोथ के लिए लाजमी है, यानी कि इसके अंदर से पत्ते वगैरह निकलना शुरू हो जाएंगे और नीचे से जो है वो रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो पौधा तैयार होगा हम इसको यहाँ से निकाल के पहले गमलों में लगाएंगे और गमलों के बाद हम इसको खेतों में भी लगा सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा, उसी जैसा एक पौधा हासिल हो जाएगा जिसका हमने टिश्यू यूज किया था। तो ये तीनों तरीके हम दरअसल किस में इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जानदारों के अंदर जीन्स को चेंज कर देते हैं, हम उनके अंदर ऐसे जीन इंसर्ट कर देते हैं जिनसे उनके ऊपर बीमारियों का हमला कम होता है, उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। और कुछ साइंटिस्ट ने तो कुछ ऐसे पौधे भी बना दिए हैं जो डायरेक्ट बराह रास्त फिजा से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। वैसे बराह रास्त पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते। हमारे यानी फिजा के अंदर जो 78% या 79% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन पौधे डायरेक्ट उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो नाइट्राइट्स या नाइट्रेट की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे पौधे भी बना लिए हैं जिनके अंदर हमने ऐसे जीन इंसर्ट कर दिए हैं कि जो डायरेक्ट फिजा से क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, और उनकी बढ़ोतरी में क्या हो सकता है, इजाफा, और उनको खादों की भी बहुत कम जरूरत होती है। तो ये सारा कुछ कैसे मुमकिन हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। तो इस तरह हमने अच्छी खसूसियात वाले पौधों को या जानवरों को बनाना शुरू किया जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा खुराक हासिल हो सकती है। उसके बाद बायोलॉजी जो है वो बना रही है पेस्टिसाइड्स। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा खेतों के अंदर जो स्प्रे वगैरह की जा रही होती है, तो दरअसल वो क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। पेस्टिसाइड्स कहते हैं किसको हैं, ठीक है, ऐसे जानदार जो मुख्तलिफ तरह के जरासीमों को या जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ऐसे कीड़े मकोड़े जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल्स को यूज करते हैं। उन केमिकल्स को क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो इस तरह से हम पेस्टिसाइड्स को खत्म करते हैं ताकि जो खुराक है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके और बीमारियों का हमला उनके ऊपर कम से कम हो सके। जब बीमारियों का हमला कम होगा तो खुराक की पैदावार में क्या होगा, इजाफा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, कि पेस्टिसाइड्स का कुछ नुकसान भी होता है। पेस्टिसाइड्स में क्या था कि जब वो स्प्रे की जा रही होती है तो वो कीड़ों मकोड़ों को तो मारती है, ठीक है, उन सुंडियों वगैरह को तो खत्म करती है, पेस्ट वगैरह को तो मारती है, लेकिन साथ साथ में कुछ उसके थोड़ा बहुत जो इफेक्ट होता है वो उस खुराक के अंदर भी चला जाता है, जिसकी वजह से जमीन भी खराब हो सकती है, क्योंकि जब ये जमीन के ऊपर गिरते हैं तो जमीन की पीएच में चेंज आ जाता है। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी इन्वायरमेंटल हाजर्ड यानी कि कोई परेशानियां, कोई मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। ठीक है, खराबी पैदा हो सकती है पेस्टिसाइड्स को यूज करने से। तो इसलिए आजकल जो नया मेथड यूज किया जा रहा है वो कौन सा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। यानी कि अगर कोई जानदार है तो उसको किसी दूसरे जानदार की मदद से कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, जो एक एफिड है, ठीक है, वो एक ऐसा कीड़ा है जो क्या करता है, या कीड़ा मकोड़ा आप उसे कह सकते हैं, जो क्या करता है, जो पौधे में से यानी कि वॉलनट ट्री है उसके फ्लोएम में से खुराक को अब्जॉर्ब करता है, यानी कि उसके ऊपर हमला करता है, उसको खराब कर देता है। ठीक है, यानी कि जो एफिड है
वो हमला करता है वॉलनट ट्री पे। एफिड एक कीड़ा मकोड़ा है जो क्या करता है, वॉलनट ट्री पर हमला करता है और वॉलनट ट्री को खत्म कर देता है। अब हम एफिड को मारना चाहते हैं। एफिड को मारने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे कुछ ऐसा जानदार यूज करेंगे जिसका नाम है वेस्प। अब जो वेस्प है, वेस्प एफिड को मारता है लेकिन वॉलनट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ऐसा खेत जहां पे वॉलनट ट्री पे एफिड ने हमला कर दिया, वहां पे वेस्प को छोड़ दिया जाता है और जो वेस्प होता है वो जाके सिर्फ और सिर्फ एफिड को नुकसान पहुंचाता है, वॉलनट ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो हमने क्या किया, एक जानदार की मदद से किसी दूसरे जानदार को कंट्रोल किया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, यानी कि किसी जानदार की मदद से किसी जानदार को कंट्रोल करना जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में क्या है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट दरअसल ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर वो तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिससे बीमारी को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, हर वो तरीका इस्तेमाल करना जिससे बीमारी को खत्म किया जा सके और पौधे या जानदार जो है अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, तो उस तरीकेकार को, उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी किसी किस्म का, यानी कि एक अप्रोप्रिएट मेथड यूज करना बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट method to control the disease is called integrated disease management। क्लियर, यानी कि बीमारी को खत्म करने के लिए, हर तरह की बीमारी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, उसको खत्म करने के लिए सब मिलकर कोई एक मखसूस, कोई भी किसी किस्म का कोई मेथड जिससे उस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता हो इस्तेमाल करें। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर तकनीक क्या, हाइड्रो से पहले ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें मतलब कोई पानी होगा। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर तकनीक में क्या किया जाता है कि पौधे को पानी में उगाया जाता है। पौधे को पानी में उगाया जाता है। क्यों, ये क्यों उगाया जाता है? ठीक है, ताकि ये देख सकें कि आया के पौधे को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी चीज़ चाहिए और कौन कौन सी चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक कल्चर तकनीक इस्तेमाल की जा सकती है ताकि देखा जा सके कि आया के पौधे को किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है और किसकी नहीं है। ये हम ज़मीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, उसकी मुकम्मल कंपोजिशन का हमें पता नहीं होता या बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती है उसके अंदर। इस वजह से हर चीज़ को अप्रोप्रिएट हम उसमें मेथड या उसको हम देख नहीं सकते। इस वजह से इसको देखने के लिए कि आया के पौधे को उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, हम क्या करते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर तकनीक को इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर तकनीक में क्या किया जाता है कि एक बीकर लिया जाता है। ठीक है, उसमें एरिएटेड वाटर जिसमें से हवा का गुजर हो चुका हो वो क्या कर दिया जाता है, पानी दाखिल कर दिया जाता है। एक बीकर के अंदर पानी दाखिल किया जाता है जिसको एरिएटेड वाटर कहा जाता है। अब इस एरिएटेड वाटर के अंदर हर चीज को एक खास लिमिट, एक पैमाने के साथ उसमें इंसर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे सोडियम है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ठीक है, इस तरह मैग्नीशियम है। ठीक है, इन सब को एक फर्ज कर लेते हैं। अगर फर्ज करें, मैं इसको कहता हूं जी हमने मैग्नीशियम को इस पानी के अंदर दाखिल किया है 15%, सोडियम को दाखिल किया है 10%, पोटाशियम को दाखिल किया है 5%, नाइट्रोजन को दाखिल किया है 3% और सल्फर को दाखिल कर दिया है 2%। अब हमने इन तमाम चीजों को, ठीक है, मैयर करके दाखिल किया है। इन तमाम चीजों को क्या किया है, मैयर किया है। एक खास पैमाने, एक स्केल के ऊपर रख के हमने इसकी पैमाइश की है और इसको इस एरिएटेड वाटर में दाखिल कर दी है। अब हमें इस पानी के अंदर हर उस चीज का पता है, उनकी रेशो का भी पता है कि कौन कौन सी चीज है इसमें और उसकी कितनी कितनी परसेंटेज है। क्लियर। अब हम इसके अंदर कोई एक बीज या सीड रख देंगे। ठीक है, अब वो जो सीड है इन चीजों को इस्तेमाल करेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे से रूट्स निकलेंगी, उसके ऊपर शूट निकलना शुरू हो जाएगी। अब हम इसको दोबारा मेजर करेंगे। जब पौधा ग्रो कर जाएगा, वो सीड ग्रो कर जाएगा, तब हम इस पानी की कंपोजिशन को दोबारा देखेंगे। अगर फर्ज करें मैं देखता हूं कि मैग्नीशियम की रेशो रह गई है, पहले 15 थी, बाद में रह गई है 10%। जो नाइट्रोजन थी पहले 10 थी, अब रह गई है वो, सॉरी, सोडियम जो थी पहले 10% थी, अब फर्ज कर लें वो रह गई है सिर्फ 8%।
पोटाशियम फर्ज कर लेते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वैसे पोटाशियम को भी यूज करते हैं, अगर पोटाशियम पहले की 5 थी अब भी 5 है, नाइट्रोजन 3 की बजाय अब रह गई है 1%, ठीक है, और सल्फर जो है वो 2 की 2% ही है। अब हमने देखा कि जो मैग्नीशियम थी वो पहले 15 थी, बाद में रह गई 10। इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे को मैग्नीशियम की जरूरत थी, पौधे ने ग्रो करने के लिए मैग्नीशियम को यूज किया। सोडियम पहले 10% थी, अब 8% रह गई। इसका भी मतलब यह है कि पौधे ने ग्रो करने के लिए सोडियम को यूज किया है। जबकि पोटाशियम पहले 5% थी, बाद में भी 5% थी। इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे को ग्रो करने के लिए पोटाशियम की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। उसके बाद नाइट्रोजन पहले 3% थी, अब 1% रहेगी, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की भी जरूरत पौधे को है। जबकि सल्फर पहले 2 थी, अब भी 2 है, इसका मतलब है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। तो इससे इस चीज का हमें पता चलता है कि पौधे को ग्रो करने के लिए किस न्यूट्रिएंट की जरूरत है और किस न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस मेथड को, इस तरीकेकार को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ठीक है। हाइड्रोपोनिक कल्चर तकनीक में पानी पौधे को एरिएटेड वाटर में उगाया जाता है, जिसमें तमाम ग़िज़ाई मादे मौजूद होते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि देखा जा सके कि पौधे को ग्रो करने के लिए किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है और किसकी नहीं है। तो अब इसका फूड प्रोडक्शन में क्या रोल है। जो साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमिस्ट बाहर जाते हैं, खला में जाते हैं, तो अब खला में कोई मिट्टी वगैरह उनके पास नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे पौधों की ग्रो करने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए वो क्या करते हैं कि वहां पे पानी लेते हैं और उनको पहले ही जमीन पर रहकर उन्होंने देख लिया था कि किस पौधे को ग्रो करने के लिए किस न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो वो साथ में न्यूट्रिएंट्स भी ले जाते हैं। तो पानी के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स को दाखिल करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को दाखिल नहीं करते। अब उनको पता चल गया कि भाई इसको ग्रो करने के लिए ना तो पोटाशियम की जरूरत है, ना सल्फर की, सिर्फ इन चीजों की जरूरत है, ठीक है। तो जिन चीजों की जरूरत होगी वो सिर्फ उसमें ऐड करेंगे और साथ में सीड को रखेंगे, वो सीड जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब जो एस्ट्रोनॉमिस्ट होते हैं वो वहां पे सब्जियां, वेजिटेबल्स वगैरह उगाने के लिए खला के अंदर इसको क्या करते हैं, इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पे, जो है पास्चराइजेशन। अब इन तमाम तरीकों से खुराक तो पैदा हो गई, यानी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग से भी हमने बहुत ज़्यादा जानवर या जानदार जो अपने पसंदीदा खसूसियत वाले थे वो बना लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए भी हमने टिश्यू कल्चरिंग को इस्तेमाल किया, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाए, क्लोनिंग को यूज़ किया। इन तमाम तरीकों से हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ ऐसे बनाना शुरू कर दी, जानवर ऐसे बनाना शुरू कर दिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुराक दे सकें, ठीक है। हमने पेस्टिसाइड को इस्तेमाल किया ताकि कीड़े-मकोड़ों को ख़त्म कर सके और खुराक की पैदावार में इजाफा हो सके। हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल को इस्तेमाल किया कि जो इन्वायरमेंटल हाजर्ड्स हैं वो पैदा ना हो और खुराक की पैदावार में इजाफा हो सके। इंटीग्रेटेड डाइजेजमेंट को इस्तेमाल किया ताकि बीमारियों को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद हाइड्रोपोनिक कल्चर तकनीक को इस्तेमाल किया ताकि खला के अंदर जो इंसान जाते हैं वहां पर भी उनको खुराक मिल सके, ठीक है। ये तमाम तरीके हमने इस्तेमाल किए, बायोलॉजी ने यूज किए ताकि खुराक की प्रोडक्शन में क्या हो सके, इजाफा हो सके। अब खुराक की प्रोडक्शन में तो इजाफा हो गया, ठीक है, लेकिन अब एक मसला जो पेश आता है वो ये है कि इसको महफूज भी बनाया जाए, क्योंकि अगर इनकी अच्छे तरीके से देखभाल ना की जाए तो बहुत ज़्यादा खुराक का जो हिस्सा होता है वो ज़ाया हो जाता है, ख़राब हो जाता है, गल सड़ जाता है, ठीक है। तो अब खुराक को महफूज करने का मसला आ जाता है। खुराक तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर ही रहे हैं, हो रही है, बायोलॉजी इसमें किरदार अदा कर रही है कि जो खुराक की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। लेकिन अब खुराक तो बना ली, लेकिन उसके बाद उसको क्या करना है, महफूज भी करना है, यानी कि एक चीज़ को हासिल तो कर लिया लेकिन उसको अब मेंटेन भी करके रखना है, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, पास्चराइजेशन तकनीक को इस्तेमाल किया जाएगा। लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट था फ्रांस का, उसने क्या किया था, इसके ऊपर एक तकनीक मुतारफ करवाई थी उसने क्या किया, उसने दूध को गर्म किया और गर्म करके उसको महफूज बनाने का तरीका मुतारफ कराया। अब उसने बताया कि अगर किसी चीज़ को गर्म कर दिया जाए तो लंबे अरसे तक के लिए क्या हो सकती है, महफूज हो सकती है। इस तकनीक को नाम दिया गया पास्चराइजेशन का। अब इस तरह मिल्क और मिल्क की जितनी भी प्रोडक्ट है उसको पास्चराइजेशन प्रोसेस के जरिए क्या किया जाता है, महफूज बनाया जाता है लंबे अरसे के लिए। इसी तरह दूसरी तकनीक को भी इस्तेमाल किया जाता है, कैनिंग है, ड्राइंग है, डिहाइड्रेशन है, ठीक है। इन तमाम और पिकलिंग वगैरह है, इस तरह की तमाम तकनीक को इस्तेमाल किया जाता है खुराक को लंबे अरसे तक महफूज बनाने के लिए, क्लियर। अब अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वस्सलाम।